नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बढ़ते मुस्लिम आतंक की। वैसे तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होना आम बात है, लेकिन जुल्म की ताजा कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा को रौंदने की है। आतताई मुसलमानों के बढ़ते दुस्साहस की और शिक्षा के मंदिर के जरिए अपने एजेंडे को थोपने की है। दरअसल पश्चिम बंगाल के दक्षिण दीजनापुर में त्रिमोहिनी प्रताप चंद्र हाई स्कूल की एक शिक्षिका ने गुरुवार को 9वीं की एक छात्रा को किसी बात पर कान पकड़कर डांट लगाई और अगले दिन शुक्रवार को नमाज के बाद छात्रा के परिजन करीब 200 लोगों के साथ स्कूल में घुस गए। पहले प्रधानाध्यापक से शिकायत की और फिर शिक्षिका से बदतमीजी करने लगे। विद्या के मंदिर में उनके कपड़े फाड़े, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया। जिसे जहां से भी मौका मिला उसने महिला शिक्षिका के शरीर पर अपने नाखून के निशान छोड़े। यह इस तरीके की बात थी। कुछ देर के बाद पुलिस आई और शिक्षिका की जान तो बचा ली गई, लेकिन उस बेइज्जती और जलालत से उसे पुलिस नहीं बचाई जो उस मुस्लिम आतताइयों की भीड़ ने उसे दी थी। इस स्कूल के स्टाफ और टीचर अभी तक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा है। मामला सिर्फ शिक्षिका के छात्र को डांटने का नहीं बल्कि एक हिंदू शिक्षिका के मुस्लिम छात्रा को डांटने का भी है, उनके हिजाब को हाथ लगाने का भी है। शिक्षिका ने जब छात्रा का कान पकड़ा तो उनके चेहरे का नकाब खिसक गया और उसके बाद जो हुआ वो आपने सुना भी और देखा भी। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर कोर्ट की रोक के बावजूद पश्चिम बंगाल में इसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में स्कूलों में छात्रों के जरिए शरिया लागू करवाने की कोशिश हो रही है। क्या पीएफआई अपना एजेंडा स्कूलों के जरिए लागू करवाने की कोशिश कर रहा है और इस साजिश के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है उस कोशिश पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के त्रिमोहिनी प्रताप चंद हाई स्कूल की एक शिक्षिका ने 9वीं कक्षा की मुस्लिम छात्रा को महज अनुशासन में रहने के लिए डांट फटकार लगाई, जिस पर मुस्लिम छात्र ने शिक्षिका से बहस करना शुरू कर दिया। शिक्षिका ने जैसे ही छात्र के कान को छुआ उसका हिजाब उतर गया, जिसके बाद लड़की के परिवार ने 200 लोगों के साथ स्कूल पर हमला कर दिया और महिला शिक्षक को निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट की। जिहादियों के इस झुंड ने शिक्षकों को गाली गलौज करते हुए स्कूल में मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी की। इस पूरे मामले से पुलिस प्रशासन बचता नजर आया, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों को जाम कर दिया, तब पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। उतना ही नहीं, आए दिन बंगाल में हिंदू मुसलमानों का ग्रास बनते आए हैं। 6 मई 2022 को कोलकाता में अर्जुन चौरसिया की हत्या, 11 मई 2022 को पूर्व मेदिनीपुर में कृष्णा पात्रा की हत्या, 19 अप्रैल 2022 को बीरभूम में पूर्णचंद्र नाग की हत्या, 5 अप्रैल 2021 को हुगली में माधवी अधक की हत्या, 7 जून 2021 को भाटपाड़ा में जेपी यादव की हत्या जैसे मामले सामने आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता राज हिंदुओं के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है। सवाल ये भी कि ममता राज में मजहबी उन्मादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो ममता की सरकार में मजहबी उन्माद जो है बढ़ता जा रहा है और वहां पर जो इस्लामी जिहादी तत्व है उनका मनोबल भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं। शत्रुपा जी हैं हमारे साथ, बंगाल बीजेपी की प्रवक्ता तेज तर्रार वो हमारे साथ जुड़ गई। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के तेज तर्रार प्रवक्ता है। इसके अलावा एसके दत्ता जी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और काजल हिंदुस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं। और चारों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत और चर्चा की शुरुआत मैं शत्रुपा जी से करना चाहूंगा। बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और सभी, अगर मेरी आवाज आ रही है शत्रुपा जी आपको, तो इस घटना के बारे में जानकारी आपको भी होगी। और हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन मेरा सवाल जो है केवल इस बात से नहीं है कि इस घटना में क्या कार्रवाई हुई। मेरा सवाल है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और बंगाल को इसके लिए एक चारागाह क्यों समझा जाता है। क्या बंगाल की जो सरकार है उसके लिए या
जिहादियों के लिए या इस तरीके के तत्व के लिए पीएफआई जैसे जो संगठन है उसके लिए बंगाल जो है एक आसान ठिकाना बन गया है अपने एजेंडे को पूरा कराने के लिए? मुकेश जी, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना नेशनल चैनल पे बंगाल के ये जो अन्याय हो रहा है इतना डिटेल में आप लोग छानबीन करके एकदम डेट वाइज घटनाक्रम आप इतना इतना अच्छा से इंफोग्राफिक से दिया है। ये बंगाल के लिए मैं पर्सनली और बीजेपी के तरफ से मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, ये बंगाल में जो हो रहा है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि एक नंबर है हिंदू मुसलमान के ऊपर एक ज्योग्राफिक इशू है कि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। लेकिन बॉर्डर स्टेट है किसके साथ? बहुत सारे सातों शायद नेशन है, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ये छोड़ के बांग्लादेश और खासकर के बर्मा, जहां से आपको याद होगा कि रोहिंग्या लोग आए थे। बिल्कुल। और बांग्लादेश से तो आए तो और हमारे हर रोज कोई ना कोई बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। और ये इसमें मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री ओपनली, आपको याद होगा 2021 में विधानसभा का इलेक्शन का टाइम में जहां पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट चलता है, वहां पे रिलीजियस इशू में कोई भी इलेक्शन स्पीच देना एकदम माने मना है। वहां में भी वो एकदम ओपनली बोला कि हर एक मुसलमान उनको ही वोट दे। ये आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल याद है। हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था शत्रुपा जी उस दिन। एकदम। और इतना ही बात नहीं है, आपको ये भी याद होगा फिलहाल महुआ मोइत्रो को लेके एक बहुत ही एकदम माने लो लेवल कमेंट उन्होंने दिया था माँ काली के ऊपर। इससे पहले भी उन्हीं का एक तब शाइनी बोल के एक लड़की थी, वो तृणमूल का मेंबर नहीं थी, लेकिन वो शिवलिंग को कॉन्डोम पहनाने वाले इतना घिनौना कमेंट किया। उसका रिवॉर्ड ये मुख्यमंत्री देता है क्या कि उसको युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बना देता है। यही एटीट्यूड है। महिला मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो एक ब्राह्मण है, एक हिंदू ब्राह्मण अपने आप को कहलाती है, लेकिन वो हर एक स्पीच में पहले अल्लाह, फिर दुआ, फिर हिजाब, ये बोलते सोचिए, ये आप जैसे बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग हो गया है। ये मुसलमानों के लिए एकदम स्वर्ग। उन लोगों ने तो स्वर्ग नहीं बोलता है, कुछ और बोलता है, जन्नत हो गया, जन्नत बोलता है। तो सोचिए ये एकदम जन्नत बन गया है। बंगाल हम एक बांग्ला में एक बोलता है कि मामार बाड़ी का मतलब है कि मामा के घर में कोई इतना आदर होता है, कोई शासन करने का नहीं होता है। तो ये बहुत मजे का चीज है। हम लोग ये बोलते हैं कि ये दामाद के तरह रहते हैं यहाँ पे बंगाल में। आप सोचिए ये सिंपल घटना, ये साउथ दिनाजपुर में जो हुआ है, आपने भी पढ़े होंगे, आपने भी स्कूल कॉलेज किए होंगे। हमारे लिए गुरु एकदम भगवान के समान है। उसी गुरु अगर आपको शासन करता है, वो हम लोग मान लेते थे। हो सकता है कि हमारा कोई उतना भी गलती हम ना माने, लेकिन अगर शिक्षक बोलेगा वो हम एकदम सर झुका के मान लेते थे। बिल्कुल। यहाँ हिंदू मुसलमान चीज हो जाता है हर वक्त। और बिल्कुल, यहाँ गुरु और शिष्य की बात नहीं है, यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात हो गई है, या हिजाब की बात हो गई है। अगर टीचर हिंदू है और छात्र जो है अगर मुस्लिम है, तो फिर ये इसी तरीके का मसला आगे भी सामने आता रहेगा। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या यह जो मसला है, ये वही मसला जो चुनाव से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, चुनाव के दौरान चर्चा कर रहे थे, चुनाव के तुरंत बाद चर्चा कर रहे थे कि लगातार जो है हिंदुओं पर हमला जो है वो होता रहा और थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है, और एक के बाद एक जो है नए तरह की घटना जो है सामने आ रही है रोज। इस घटना पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और अब मैं ये भी जो सवाल मैंने शत्रुपा जी से पूछा है, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या जिहादी तत्वों के लिए या पीएफआई या आतंकवादी तत्वों के लिए बंगाल एक चारागाह हो गया है, जन्नत हो गई है? संजय जी, आपने ये पूछा है, पहली बात तो इस घटना का समर्थन क्यों नहीं करता? ना हम करते हैं ना कोई करेगा। इसमें घटना होनी भी नहीं हुई है, और ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की घटना हुई है, पुलिस इस पर विचार की कर रही है, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर इसके पीछे कौन से लोग थे जो इसके पीछे? दूसरी बात इसमें
आखिर पीएफआई अगर इतनी ही खराब है तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती? सरकार के हाथ में तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं बैन करती भाई? आप केंद्र में आप सरकार है, मजबूत सरकार है, चाणक्य नीति वाली सरकार है, और राज्यसभा लोकसभा सब जगह पे आप जैसी मनमानी चाहे वो कर लेते हैं। पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते? बार बार पीएफआई के नाम पर इस तरह की बातें कब तक की जाए? दूसरी बात, अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बारे में बात भी आई, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं? मैं इतना कह सकता हूँ कि देश का कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी ना पहुंचे हैं। तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी केवल बंगाल में ही बात की जाती है। बॉर्डर में जितने भी जो बीएसएफ लगी हुई है वो ममता बनर्जी के अंडर में नहीं आता है, वो बीजेपी के अंडर में आता है। संजय चक्रवर्ती जी, आपकी बात सुन करके मुझे वो लाइन याद आ रही है कि कहाँ ढूंढने जाओगे कातिल मेरे, तुम तो मेरी मौत का इल्जाम भी मुझी पे रख दो। मतलब जो भी हो रहा है सब चीज वो, मतलब हमारे पे जुल्म भी करो और जुल्म होने का इल्जाम भी हमारा ही सर रख दो। ये आप लोगों के जो ये तरीका है ना, नहीं, ये जो तरीका है ना, ये तरीका आप लोगों ने बचने के लिए निकाल लिया है कि पहले जो सवाल बीजेपी के प्रवक्ता ने उठाया है उसी का जवाब दे रहा हूँ। जवाब देने का हक है मुझको, मुझे अपनी बात रखने का हक है। मैंने किस सच्चा बताया? पहले आप ये बताइए ना, जब मुसलमानों को इतना मुसलमानों को, जो बंगाल का जो मुसलमान है, बंगाल का जो मुसलमान है, आप सुनो संजय जी, बंगाल का जो मुसलमान है उसको इतना पीछे से बल कहां से मिलता है कि कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है, वो कुछ भी कर लेते हैं। बताइए, स्कूल में एक बच्चे को टीचर ने डांट दिया, कान पकड़ लिया मान लीजिए, तो क्या आप उसको निर्वस्त्र करके पीटिएगा वहां पे? अरे सजा तो बाद में होगी, एक बार आलोचना तो करो, उसको जाकर के बोलो भाई इसको। इस तरह की घटना कहाँ नहीं होती, पहले ये बताइए। ऐसी घटना अरे जहां भी होती है, जहां भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी वहां पर होगी, जहां पर ममता बनर्जी जैसी सरकार होगी वहां पे होगी, जहां पर मुसलमानों को और तुष्टीकरण वाली सरकार होगी वहां पे होगा। इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस तरह की हिंदू मुसलमान का कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से जनवरी में तो कर्नाटक में हिजाब का मामला उठा था। किसने उठाया था? क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं पीएफआई को तब बैन किया? क्यों उसका इंतजार करते रहे? ये पूरा का पूरा एक कैलेंडर बना हुआ है, इस कैलेंडर के ऊपर ही सारा का सारा गेम चलता है इनका, कि किस तरीके से देश की समस्याओं से लोगों को उलझाए रखो और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करते रहो और अपना काम बनाते रहो। ये केवल और केवल क्योंकि गरीबी के बारे में ये बात नहीं करना चाहते हैं, ये बात नहीं करना चाहेंगे, जीएसटी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सवाल उठ पे खड़ा होगा, इसमें महंगाई रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे, जो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। संजय जी प्लीज आप देखिए, इतने संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप लोग हर एक चर्चा में वही जीएसटी घुसा देते हैं, महंगाई लेके चले आते हैं, बेरोजगारी लेके चले आते हैं। उसके लिए बहुत सारे चैनल जो है वो चर्चा कर रहे हैं ना, जाइए वहां पर, आप वहां बताइए अपनी बात, अपनी आपकी जो भी पीड़ा है, हम उससे अलग कुछ इस पीड़ा, हम तो भाई, अरे हिंदू बचेगा तब तो महंगाई और बेरोजगारी से लड़ेगा। आप तो भाई उसको रहने, उसके अस्तित्व पे संकट है भाई। अरे बचेगा तब तो लड़ेगा, जीएसटी तब देगा ना जब बचेगा। काजल जी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये जो बंगाल वाली जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों का मनोबल इतना बढ़ गया है, सरकार चूंकि उनको लगता है कि सरकार अपनी है, पुलिस अपना है, प्रशासन अपना है, कुछ भी करो मनमानी, कुछ तो होना नहीं है, लीपापोती हो जाएगी, सारी चीजें फिर व्यवस्थित हो जाएंगी? मुकेश भाई, बंगाल अब जो है वो तालिबान बन चुका है, वहाँ तालिबानी कानून, शरिया कानून के हिसाब से बंगाल चलता है। हिंदू को ना तो जीने की इजाजत है, ना सांस लेने की इजाजत है, ना टीचर को पढ़ाने की इजाजत है, ना हिंदू वहाँ कुछ कर सकता है। वहां पे माहौल इतना खराब है हिंदुओं के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, कि अगर वो कुछ बोल भी देती है सोशल मीडिया पे या लिख भी देती है तो उसको ममता की पुलिस आकर सीधा गिरफ्तार करती है और अरेस्ट कर देती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की वहां पे धज्जियां उड़ाई गई है, लोगों की आवाज को सरप्रेस किया जा रहा है। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ बोल देती है और स्टूडेंट अगर मुस्लिम है और टीचर यदि हिंदू है, तो आप देखो जैसे मुगल लोग निर्वस्त्र करते थे हिंदू औरतों को और उनको फेंक देते थे अपने सैनिकों के सामने, इसी तरह से ये वापस मुगल काल आ गया है बंगाल में। और ये खतरे की घंटी है सभी लोगों के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की अलग अलग सरकार हो।
और ममता अगर ये सोचती है कि ममता बनर्जी इतना तुष्टीकरण कर कर वो शांति से जिएगी, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो आज उस टीचर के साथ हुआ है वो उसके साथ भी होगा। क्योंकि दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है, खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। ये दूध पिलाने से भी इनका कुछ होने वाला नहीं, डसना इनका स्वभाव है। और यही एक दिन ममता को भी डसेंगे, क्योंकि वो तो सांपों को दूध पिला रही है। और इस तरह की घटना ये कोई नई नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही है। तो अब क्या मतलब हिंदू टीचर को वहां पे जीने का हक नहीं है, हिंदू टीचर को बोलने का हक नहीं है? और इन्होंने कार्रवाई क्या करी? मैं टीएमसी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे वो भी कानून की बात कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी उस लड़की पर, जिस बालिका ने अपने सारे परिवार को लाकर उस महिला टीचर को निर्वस्त्र करा और उसको मारा पीटा? उसको तो टर्मिनेट करना चाहिए। पूरे बंगाल में ऐसी लड़कियों को कहीं एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, इनके परिवार के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो अटेम्प्ट ऑफ रेप और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस बनना चाहिए इसमें। लेकिन क्योंकि क्या है, क्योंकि खुश करना है ना बंगालियों को, ये बंगाली मुस्लिम को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, और उनको इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड तो फर्जी बनाकर दे ही रही है ममता सरकार, और इनके आधार पर ही ये जीत रही आ रही है, ऐसे ही फ्रॉड कर कर कर। इसलिए ये तो इन लोगों को करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि बहुत जल्दी अब मोदी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी बहुत बार लाई है, गवर्नर रूल लाया है, प्रेसिडेंट रूल लाया है। तो अब मोदी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, बीजेपी सरकार को सोचना पड़ेगा कि अब हाई टाइम आ गया है, हिंदुओं की हालत वहाँ खराब है। और अगर केंद्र बिल्कुल सही कहा आपने कि हालत खराब है। जब हम लोग काजल जी, जब हम लोग कश्मीर वाला हाल दोहराया जाएगा मुकेश भाई। बिल्कुल काजल जी, जब हम लोग बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस समय हम लोगों ने जो आंकड़े निकाले थे कि चुनाव होने फर्स्ट फेज तक 300 हिंदू कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई थी, और चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई टीएमसी की। उसके बाद हत्या का यह सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लगातार 2 दिन 4 दिन पे एक ना एक बड़ी घटना वहां पर हो ही रही है। और जो बीजेपी कार्यकर्ता जो आम जो वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था, उनकी हत्याएं भी हो रही हैं। इसके दत्ता जी हमारे साथ हैं और ये बंगाल की स्थिति पे बहुत ही करीबी से नजर बना करके रखे हुए, पूरे चुनाव में भी ये इनके साथ हम थे, बातचीत कर रहे थे। दत्ता जी, मैं पॉलिटिकली आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि वेस्ट बंगाल के मैटर को आप बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, ये जो पूरा मसला है, मुसलमानों की इतनी हिम्मत कहां से आती, मैं सबसे पूछ रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं हिम्मत तो इसलिए आती है क्योंकि उनकी सरकार है। इन पे क्या क्या हो सकता है? क्या लगता है कि बंगाल में अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर हिंदुओं को बचाना है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन जैसे विकल्प पर भी सोचना चाहिए? बिल्कुल सही बात है मुकेश जी। मैं समझता हूं कि बंगाल का स्थिति जो है वो बदतर नहीं, बहुत ही खतरनाक है। और मैंने लगातार कहा है कि या तो ममता दीदी कानून प्रशासन को वहां पे निष्पक्ष बनाए और सही तरह से कानून पर प्रशासन चलाए, और अगर ना चला पा रही है या फिर निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रही है तो बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं भाजपा को भी दोषी मानता हूं कि बीजेपी ने अभी तक राष्ट्रपति शासन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया है वहां पे। आपको याद होगा बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह से रक्त रंजित हुआ बंगाल नतीजा निकलने के बाद, और कलकत्ता हाई कोर्ट के लगातार फटकार लगने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि बंगाल सरकार दोषी है सारी चीजों को लेके, सारे घटनाक्रम को लेके। उसके बाद भी केंद्रीय सरकार को इतना समय लग गया है इस चीज पे सोचने के लिए और इस पे एक समाधान निकालने के लिए। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति शासन एकदम उचित कदम है और आप मतलब कि और देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर देर करेंगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी और बंगाल भारत के हाथ से निकल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो बर्बरतापूर्ण जिस तरह का घटना हुआ है महिला शिक्षिका के ऊपर, मैं मानता हूं कि शिक्षकों का किसी छात्रा को या फिर छात्री को डांटने का अधिकार है, और जरा सा अगर कान पकड़ लिया तो कौन सी आफत आ गई इस पे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि शिक्षिका के साथ जो जिस तरह का मास लेवल पे मॉलेस्टेशन हुआ है, अटेम्प्ट टू रेप की जो टेंडेंसी दिखाई दिया है, और जिस हिसाब से सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, मॉलेस्टेशन हुआ है जिस हिसाब से मास बेस पे, उस पे सरकार ने और पुलिस ने किस तरह की कदम उठाई है? किसी तरह का कदम नहीं उठाया है। केवल सिर्फ एक
सिंपल एफआईआर दर्ज कर देना, किसी तरह का अरेस्ट ना करना, कोई कठोर कदम ना उठाना, कठोर धारा नहीं लगाना, ये कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली छूट देना होता है। और इसीलिए इतना मनोबल, ये सब जितने सारे जिहादी एलिमेंट्स है इन लोगों का बढ़ गया है। पर मैं अचंभित नहीं हूँ इस चीज से, क्योंकि ममता मुझे 1 मिनट और दे दीजिएगा। ममता दीदी का 3-4 बांग्ला में मशहूर लाइन से ही मैं इसको और विस्तार से बताता हूँ। ममता दीदी ने एक बार कहा था कि जा होयेछे भालो होयेछे, यानी कि जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। उसके साथ साथ ममता दीदी ने कहा था कि, और ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें, फिर उन्होंने कहा था कि तोদের जा किछु करार हय करे ने आमी देखे निब, यानी कि तुम सबको जो कुछ करना है कर लो, मैं देख लूंगी। ये दूसरा है। रोहिंग्यास को हटाने की जब बात आई थी और केंद्रीय सरकार ने जब कहा था कि असम और बंगाल से रोहिंग्यास को अब तत्काल हटाया जाएगा, ममता दीदी ने ऑन रिकॉर्ड बताया और ऑन रिकॉर्ड प्रेस स्टेटमेंट दी थी कि रोहिंग्या जाबे हमार लाशेर ऊपर दिए, यानी कि रोहिंग्यास जो है वो सब जाएंगे मेरे लाश के ऊपर से। जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री इस तरह की बातें ऑफिशियली बोले, प्रेस के सामने बोले, तो नेचुरल है कि ये तमाम जितने सारे जिहादी एलिमेंट्स हैं ये सब तो तांडव रचाएंगे। और इसीलिए माँ दुर्गा का अपमान होता है, माँ काली का अपमान होता है और माँ सरस्वती का अपमान होता है। अंकुश जब लगाया जाता है माँ सरस्वती पूजा पे, क्योंकि जिहादियों ने मना किया है कि पूजा नहीं हो सकता है किसी शिक्षा स्थान पे, तो अंकुश लगा दिया जाता है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा पे अंकुश लगाया जाता है, सार्वजनिक काली पूजा पे अंकुश लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में ऐसा लगता है जी कि बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा है या नहीं है। घटनाओं को देख करके तो लगता है कि फिर से सोचना पड़ेगा। जी हमारे साथ उसके साथ साथ भाषणों पे आपके ताजिया का मुहर्रम क्लैश होता है, तो देवी माँ की विसर्जन को आप रोक देते हैं महाविजयदशमी पे, और कलकत्ता हाईकोर्ट फटकार लगाती है, एक बार नहीं 2 बार। तो नेचुरल है कि इस तरह का चीजें होगा। मैं तो समझता हूं कि ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये तृणमूल मजलिस कांग्रेस है कहीं ना कहीं पे। और जिस तरह का चीजें हो रहा है, आप वो दिन दूर नहीं है कि दीदी आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस हिसाब से दीदी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जो हिंदू खामियाजा भुगत रहे हैं दत्ता जी, जो हिंदू खामियाजा वहां बंगाल के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जो भुगत रहे, वो उसकी जवाबदेही किसकी है? शत्रुपा जी हमारे साथ है। शत्रुपा जी, चुनाव के दौरान 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, चुनाव के बाद जो है 200 से ज्यादा परिवारों का पलायन, उसके बाद से लगातार बीजेपी के वोटरों की हत्या, उसके बाद से ये टीचर वाली घटना, और लगातार जो है एक के बाद घरों का जलाया जाना, मारना, रेप करना, मास रेप करना, और इस तरीके की सारी घटनाएं रजिस्टर होती है, कोर्ट फटकार भी लगाती है, लेकिन केंद्र सरकार चुप है। या आपकी जो सरकार, चूंकि आप वहां पर मजबूत हुई हैं पहले से, सरकार आपकी है, लोग तो कहेंगे कि भाई वहां राष्ट्रपति शासन के लिए बीजेपी क्यों नहीं करती है, पहल क्यों नहीं करती है? कैसे बचाएंगे आप वहां के हिंदुओं को? शत्रुपा जी। मुकेश जी, दत्ता साहब ने जैसा कह रहा था, उन्होंने 3 बातें ममता दीदी का कहे हैं। मैं सिर्फ एक और जुड़ के मैं आपका प्रश्न पे आती हूँ। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा है कि ये जो मुसलमान लोग हैं वो दूधेल गोरू है, मीन्स मिल्किंग काउ। शी वॉन्ट्स टू मिल्क दीज काउज। उनको ऐसा नहीं है कि उन लोगों से बहुत लगाव है या उन लोगों का एकदम पूरा जनरल इम्प्रूवमेंट उनको करना इच्छा है। कोई इच्छा वैसा नहीं है। लेकिन जो केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप आप लोगों ने मैंने हर कोई लगा रहा है, मैं एकदम साफ कह दूं कि हमारा जो गृह मंत्री ने, माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एकदम साफ साफ कहा है कि हम ऐसे पार्टी है कि हम सिटीजन का राज्यवासी है, उन लोगों का मन से जो वोट मिलेगा, वोट से हम जीतेंगे। अभी हम लोग राष्ट्रपति शासन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जोर से या फोर्स से या ऊपर से हम लोगों को सरकार नहीं बनाना है। हमको इलेक्टेड सरकार चाहिए। और इन्हीं लोग, जब हिंदू की समझ में आएगा, जब हिंदू जागेगा, कब जागेगा मुझे नहीं पता है, तो अभी नहीं जागेगा तो बंगाल सच्ची में बहुत ही मुश्किल में है।
तो केंद्र सरकार का तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, लेकिन जगाने की कीमत इतनी अगर बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है तो मुझे लगता है कि दोबारा सोचना चाहिए अपने फैसले पे, क्योंकि जो कीमत वसूली जा रही है जगाने के नाम पर या जगने के लिए जो कीमत देनी पड़ रही है वो कीमत बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता है कि मैं ये मानती हूँ एकदम मानती हूँ, लेकिन केंद्र सरकार का यही स्टैंड है और यही मुझे आपको बताना है। और मुकेश जी, मेरा और एक चैनल है, मैं आपसे थोड़ा बिल्कुल 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 इसीलिए मैंने आपसे किया, आप जा सकती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। संजय चक्रवर्ती जी के पास मैं वापस आना चाहूंगा। संजय जी, आप भी टीएमसी के प्रवक्ता हैं, साथ में हिंदू भी हैं आप और बंगाल से हैं, तो मैं आपसे ये सवाल आप केवल टीएमसी के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक हिंदू के नाते मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपसे कि इस मसले का हल क्या हो। क्या आप अपनी सरकार को, ममता बनर्जी को या गृह मंत्रालय को या जो आपके जो दूसरे जो लोग हैं सरकार में जो प्रभावी हैं जिनकी बातें चलती है सरकार में, क्या आप उनसे कहेंगे कि भाई पॉलिटिकल चीजें अलग रखो, हिंदू मुस्लिम अलग रखो और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हिंदुओं की हत्याओं का जो दौड़ आप लोगों ने चला रखा है उसे बंद करो, उसे रोको यहीं पर? संजय जी। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं जी, मैं हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई ये नहीं मानता, मैं इंसान मानता हूँ। तो क्या मानता? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है और इंसानियत जो नहीं समझता उसके लिए वो इंसान होने का उसके तो जो नहीं समझता है इंसानियत को, उसके लिए कोई सजा तो होनी चाहिए ना। तो वो जो आपके जो मुस्लिम वोटर हैं वो इंसानियत नहीं समझ रहे हैं ना, यही तो मसला है। मुकेश जी देखिए, आप सबको जो है टाइम देते हैं और सबको सुनते हैं अच्छी तरीके से, मुझे भी सुना। चलिए मैं सुन रहा हूँ आपको, बताइए। मुझे भी सुना करिएगा, क्योंकि बीच में टोका टाकी होती तो बात दूसरी तरफ घूम जाती है। पहली चीज क्या है, इंसानियत के नाते मैंने पहले ही कहा था जो हुआ वो गलत हुआ। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, जैसे कि दत्ता जी ने कहा कोई कार्रवाई नहीं की है, 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं ऑलरेडी। पुलिस नहीं 35 लोग गिरफ्तार नहीं हुए, मैं अपडेट दे रहा हूँ। 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो भी मामला दर्ज नहीं हो रहा था जब लोगों ने विरोध किया सड़कों पर आकर के, क्योंकि घटना आज की तो हो रही है, 2 दिन पहले की घटना है सर। जब लोग सड़क पे आए, विरोध किए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, फिर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अपने से कुछ नहीं किया है। जितने भी लोग हैं सबकी गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात जो आते हैं कि मैं काजल जी से पूछना चाहता हूं, काजल जी बंगाल आप लास्ट कब गई थी? बंगाल आप लास्ट कब गई थी? आप जवाब लीजिएगा या पूरा कीजिएगा? बात पहले पूरा कीजिए, फिर काजल जी देंगे जवाब। जी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप 10.5 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं, आप इस तरह का अपमान करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। हम जब पहली बार चुनाव जीत करके आए थे तो 185 सीट से जीत के आए थे, दोबारा जब हम सीट जीत के आए 211 था, इस बार हम जीत करके हैं 220 है। और वहां पे मैं आपको काइंड फॉर इंफॉर्मेशन इतना दे दूं कि वहां पे लगभग 73% हिंदू हैं और 73% हिंदू के वोट से हमारी सरकार भी बनी है, न कि केवल 27% वोट से, मुसलमानों के वोट से हमें सरकार बनी है। ये हिंदू मुसलमान के बारे में बात मत करिए, एक बार बंगाल जाइए। भाई ये तो और अच्छी बात है संजय जी, जिसका वोट लिया कम से कम उसकी तो रक्षा कीजिए। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा नहीं होती तो पिछले 3 टर्म से लगातार हम जीत नहीं रहे होते और वोटों की संख्या हमारी बढ़ न रही होती, हमारी सीटों की संख्या बढ़ न रही होती, हमारे काम वहां पे काम पे लोग वोट देते वहां पे। और ये घटना पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। कहाँ कौन सा ऐसा जगह देश है जहाँ बताते हैं प्रदेश है जहाँ पे सुख शांति से है? केवल बंगाल को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्यों एक ही माँ के विपक्ष की एक माँ के पहले दिन होता है। तो केवल बंगाल में संजय जी ऐसी बात नहीं है, आपके बूंदी से भी राजस्थान का भी जिक्र किया हमने, मैंने बिहार का भी जिक्र किया, मैंने झारखंड का भी जिक्र किया है, केरला का भी किया है, मैंने कर्नाटक का भी किया है। सब जगह का जहां जहां घटनाएं हो रही है वहां का जिक्र हो रहा है। बंगाल की चर्चा ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि बंगाल में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। भाई बंगाल घटनाएं ज्यादा होती क्योंकि वहां पे देश अलग अलग 3 देश विदेशों से हमारा जो है वो मिला हुआ है, हमारी जो बॉर्डर है। चलिए आपने काजल जी से सवाल पूछा था, काजल जी सुन रही है, जवाब देंगे। काजल जी कब गई थी लास्ट में? मुकेश भाई जी ये संजय भाई जो कह रहे हैं ना कि आप बंगाल कब गई थी, मैं इनको बता दूं कि बंगाल में मेरे भाई का बिजनेस चलता है कलकत्ता में, और उसका जो पार्टनर है ना वो भी अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप कर दिया है उसने, वो मुंबई शिफ्ट हो गया है। और लास्ट टाइम जब मेरा भाई बंगाल गया था आज से 5-6 महीने पहले इलेक्शन के एकदम बाद में,
तब 3-4 महीने पहले तो उन्होंने क्या कहा, कलकत्ता में जो मेन इतनी बड़ी सिटी है वहां पे कलकत्ता में रिक्शे वाले वहां पे ज्यादातर मुस्लिम है, अगर कोई हिंदू उनके रिक्शे में बैठता है तो अभी सेकंड टर्म में ममता जब जीत के आई, ये मैं आपको प्रत्यक्ष अपने भाई की आंखों देखी कहानी बता रही हूँ, तो वहां पे क्या हुआ कि वो रिक्शे में कोई बैठता है वहां पे हिंदू, तो दोनों साइड से चढ़कर मुसलमान रिक्शे में आ जाते हैं, हिंदू को थप्पड़ मारते और बोलते हैं कि बोल श्री राम को गाली दे, बोल अल्लाह अकबर, तब वो अल्लाह अकबर बोलता है, श्री राम को गाली उसको देने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा खुलेआम रिक्शे में हो रहा है, चालू रिक्शे में रोक के हिंदुओं पर ऐसी जातियां करते हैं। और जो मेरे भाई का पार्टनर था वो इतना परेशान हो गया, कलकत्ता जैसे बड़े शहर में वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, ये जिहादी मुल्लों की वजह से उसने अपना पूरा बिजनेस शिफ्ट कर दिया मुंबई और पुणे, और वो वहां पे शिफ्ट हो गया है। इतनी इनकी परेशानी है ममता की वहां पे। आप बताओ कि आखिरी बार कौन सी बड़ी इंडस्ट्री बंगाल में लगी है? टाटा वालों को भी तुमने मार के निकाल दिया, वो हमारे गुजरात में आए। आपको मालूम है ना, आप वहां पे जो कम्युनिस्ट एजेंडा और अपना इस्लामिस्ट एजेंडा चलाते हो। और दूसरी बात भाई संजय भाई, आपको मैं बड़ी है ना गंभीरता से बात कह रही हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। आपके घर में भी किसी की आपके घर में भी किसी की बहू लाई होगी, या कोई आपके घर की बेटी किसी के घर ब्याह कर गई होगी, या आप भी किसी बेटी के पिता होंगे, आपके घर में बीवी होगी। अगर उस महिला को ऐसे खुलेआम निर्वस्त्र करा जाए तब भी आप यही बोलते जो आप अभी बोल रहे हो। जवाब दीजिए मुझे आप, क्या आप लोगों में बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है, या आप चुनाव में मतलब आप लिटरली कौरव बन के बैठ गए हो कि खुलेआम जैसे चीर हरण द्रौपदी का हुआ था वैसे आप कौरव बन के इन राक्षसों के हाथों चीर हरण करवा रहे हो हिंदू महिला का? क्या आप बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हो? आपकी तो मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वो महिलाओं के शूर्पणखा की तरह राक्षसी बन के क्यों बैठी है? अब क्या इस बात पे मेरे पे केस करोगे? जहाँ कर्म में डरती नहीं हूँ मैं किसी से, जहाँ महिला की इज्जत की बात आएगी वहां मैं चंडी का रूप लेकर आप लोगों को जवाब दूंगी। अगर आप ये सोचते हो कि खुलेआम महिला को निर्वस्त्र करोगे, लव जिहाद करोगे, मारोगे, काटोगे, महिलाओं के बलात्कार होंगे, वो अभी वो 9 हिंदू परिवार को जला दिया गया, वहां पे जो इलेक्शन लड़ने जा रही थी उसकी देरानी गर्भवती थी, उसका बलात्कार किया, उसके पेट पे लात मारी, उसका बच्चा गिर गया। और ये आज आप ये बोल रहे हो, वो अभी भाजपा की प्रवक्ता जो अभी बोलकर गए हैं, मेरा सवाल ये है मुकेश भाई कि आज हम बैठ के जब कश्मीर के 90 के दशक की बात करते तो हम ये कह के पलड़ा झाड़ देते हैं कि 90 के दशक में केंद्र की किसकी सरकार थी। आने वाली पीढ़ियां जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मुझे सवाल करेंगे कि 2022 में किसकी सरकार थी केंद्र में, क्यों इस बात को नहीं अटकाया, क्यों प्रेसिडेंट रूल नहीं लाया, क्यों सरकार ने हाथ में बिल्कुल नहीं लिया? बिल्कुल 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 सही करें। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं किसी भी महिला के साथ कोई भी ऐसी घटना है मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैंने कभी समर्थन नहीं किया इन सब घटनाओं के लिए, कभी भी मैंने समर्थन नहीं किया। दूसरी बात, ऐसे आपने कहा ना, मैं आपकी बात को मैंने आपकी बात को चुपचाप सुना था, डिबेट की तरह बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है काजल जी सुन रही है, चलिए बोलिए। हाँ, पहली बात है कि इंसान चोरी होता है, ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा कि रिश्ते में बैठने में अल्लाह अकबर और इसके में कोई भी आपके पास वीडियो क्लिप है तो मुकेश जी के जरिए आप तेल का दे दीजिए। मैं इसके ऊपर भाई संजय जी, आप सब चीज का सबूत मांगने लगते हैं। जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है वो अपनी जान बचाएगा या वीडियो बनाएगा? गजब बात कर रहे हैं आप लोग तो कह रहे हैं सबूत दिखाइए। भाई आप सब चीज का सबूत ही मांगते हैं। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है तो सोशल मीडिया पे छोटी आपको काजल जी की बात पे यकीन नहीं हो रहा है, वो अपने भाई की जुबानी आपको सुना रही हैं और आपको यकीन नहीं हो रहा, आप सबूत मांग रहे हैं। आपके भाई का वहाँ पे फैक्ट्री आप नहीं देखिए, सबूत मांगने वाली तो है विपक्ष, तो सबूत मांगती है। सर्जिकल स्ट्राइक का भी आप लोग सबूत मांग रहे थे, सब चीज का सबूत चाहिए आपको। आप केवल इल्जाम लगा के निकल जाना ये शोभा नहीं देता। ये इल्जाम ये सबूत है तो आप उसको सबूत पेश करिए, सबूत दीजिए। हमको सबूत देंगे, हम उसकी जांच करवा लेते हैं कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई। ये घटना नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर आपकी दुर्गा की भूमि पे बैठे हो, वहाँ पे महिलाओं का ये अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10 करोड़
10 करोड़ वहाँ की चलिए जनता ठीक है, का- हमारे साथ एसके दत्ता जी हैं, बंगाल के हैं, कोलकाता जाते आते रहते हैं। आप तो काजल जी तो नहीं गई है, इनके भाई ये जाते आते रहते हैं। क्या फर्क हुआ है एसके दत्ता जी, आप पहले और अब में, ममता बनर्जी के पहले, ममता बनर्जी के पहले शासन में, ममता बनर्जी के दूसरे शासन में, क्या फर्क आपको दिखा है? देखिए, जहां बात आती है कि फर्क की, जहां अगर बात आप पूछ रहे हैं मुझे, तो पहले का शासन में भी बहुत खतरनाक हालत था और अभी के शासन में तो एकदम बदतर हालत हो गया है वहां में। मैं 2-3 चीजों का उदाहरण देता हूं और ये आम जनता की ही बात बता रहा हूं। अभी चुनाव के दौरान मैं जब वहां पे अलग अलग प्रांतों पे गया हुआ था बंगाल में, उस समय मैंने देखा है लोगों की जिस तरह की दर की स्थिति है और दलदल की स्थिति है वहां पे, और जिस हिसाब से तुष्टीकरण होता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है उतना तुष्टीकरण शायद बांग्लादेश में भी नहीं होता है जितना बंगाल में होता है, जिस हिसाब का तुष्टीकरण होता है और ममता दीदी जिस तरह से तुष्टीकरण करती है। अब हाल ही में कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के दो बार मैंने आपका जो ये पब्लिक गाड़ी होती है ना, जो ओला उबेर होती है, ओला और उबेर मैंने लिया है टटोलने के लिए कि हकीकत क्या है। तो बातों बातों में दोनों ही ड्राइवर बंगाली ड्राइवर थे, बंगाली हिंदू ड्राइवर थे। अलग अलग दिन की बात कर रहा हूँ और अलग अलग व्यक्ति है दोनों। मैंने पूछा कि अच्छा भैया ये तो बताइए कि कलकत्ता में कहाँ पे आप लोगों को जाने में खतरा लगता है, या फिर कौन सा जगह है जहाँ पे आप लोग जाने से परहेज करते हो, बांग्ला में पूछा था। तो उसने, दोनों ड्राइवर ने मुझे कहा कि दादा सत्य कथा बोलছি, यानी कि दादा आपको सच बात बता रहा हूँ, जब मिथिया बूट्स या फिर तोपसिया या फिर गार्डन रिच की जब वो आती है, बुकिंग आती है, हम लोग तुरंत उस बुकिंग को कैंसिल कर देते हैं। मैंने पूछा कि क्यों कैंसिल कर देते हैं, तो उसने कहा कि दादा आप नहीं जाने ना, मतलब आपको पता नहीं है तोपसिया का हालत क्या है या फिर मिथिया बूट्स का हालत क्या है, गार्डन रिच का हालत क्या है, वो तो मिनी पाकिस्तान है। ये शब्द था, ये शब्द था उन बिल्कुल, ये शब्द जब मीडिया इस्तेमाल करती है तो लोगों को, नेताओं को बुरा लगता है, कहते हैं कि भाई आम जनता कह रही है। संजय जी, खैर हमारे पास आम जनता कह रही है, बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है संजय जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। और जो जमीन पे वहां पे हो रहा है, आम लोगों के साथ जो हो रहा है, वो एक्सपीरियंस आपने बताया, काजल जी ने भी बताया, अपने भाई के जरिए उनके एक्सपीरियंस को बताया, और ये काफी भयावह स्थिति है। और अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब आप कहेंगे कि बंगाल अब भारत का हिस्सा नहीं रहा, और वहां के लोग और वहां के जो राजनीतिक, वहां की जो पार्टियां हैं, वो शायद इसी दिन का इंतजार कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए काजल जी आपका, एसके दत्ता जी आपका और संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन टीचर के साथ जो हुआ वहां पे हुआ है, और जिस तरीके से सामूहिक तौर पे 200 लोगों ने स्कूल पर हमला करके टीचर के साथ बदतमीजी की है और उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर की जो कोशिश की है, ये केवल टीचर के साथ की गई घटना नहीं है, और इसे केवल एक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे उस मंशा के रूप में देखना चाहिए जो इसके पीछे लोग हैं, और जो लोग इन चीजों को चला रहे हैं उनकी मंशा क्या है। और जहां भी इनका पॉपुलेशन बढ़ता है, जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है, वहां पर वो किस तरीके से सिस्टम पे और देश पे और स्थान पे कब्जा कर लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, उसका ये जीता जागता प्रमाण है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।